जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम जो बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसका पहला लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने बीकानेर के राठौड़ राजवंश के परिचय तथा संस्थापना के बारे में समझने की कोशिश की है। उसी लेक्चर के अंतर्गत हमने ये भी डिस्कस किया था दोस्तों कि 1488 में राव बीका के द्वारा बीकानेर नगर की स्थापना की गई। साथ ही देशनोक में करणी माता का मंदिर भी बनाया गया और बीकानेर में राठौड़ राजवंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है राव बीका को। आज भी हम बीकानेर के राठौड़ राजवंश के कुछ और महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा करना चाहेंगे जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहला शासक है दोस्तों आज हमारी चर्चा का राव जेतसी। क्या नाम है? राव जेतसी। राव जेतसी का शासनकाल दोस्तों 1526 से 41 तक रहता है। 1526 से 1541 तक इसका शासनकाल रहता है। हम सबको जानकारी है दोस्तों कि 17 मार्च 1527 को ऐतिहासिक खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था? महाराणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध में महाराणा सांगा के द्वारा पाती प्रवन प्रथा का आह्वान किया गया तथा राजपूताना के अनेक शासकों को अपनी तरफ से युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उसी पाती प्रवन प्रथा के तहत दोस्तों बीकानेर के राठौड़ राजवंश के शासक राव जेतसी ने अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल को महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा था। लाइट ऑन कर दो। उसी खानवा के युद्ध में दोस्तों महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए राव जेतसी ने अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल को भेजा था। इसको भी हम लिखना चाहेंगे, यानी कि खानवा के युद्ध में इसने किसको भेजा था? अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल को भेजा था। महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए कुंवर कल्याणमल को भेजा था खानवा के युद्ध में। (1534) में राव जेतसी का युद्ध होता है दोस्तों काबुल के मुगल शासक कामरान के साथ। काबुल का मुगल शासक कामरान कौन है? ये कामरान बाबर का छोटा पुत्र था। बाबर का जो बड़ा पुत्र है उसका नाम तो हुमायूं था और उसके छोटे पुत्र का नाम है दोस्तों कामरान, जो कि काबुल का शासक था। काबुल के शासक कामरान के द्वारा बीकानेर पर आक्रमण किया जाता है और बीकानेर तथा भटनेर का किला जो कि हनुमानगढ़ में है, दोनों पर अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। उसकी प्रतिक्रिया में राव जेतसी के द्वारा वापस कामरान पर आक्रमण किया जाता है। वापस कामरान के नेतृत्व वाली मुगल सेना पर आक्रमण किया जाता है 1534 में और वापस कामरान से बीकानेर तथा भटनेर का दुर्ग वापस प्राप्त कर लिया जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1534 में राव जेतसी के द्वारा कामरान जो कि बाबर का छोटा पुत्र था और ये काबुल इसके नियंत्रण में था, काबुल का शासक था, इसको राव जेतसी के द्वारा पराजित किया गया था। और इस युद्ध का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो इस युद्ध का वर्णन मिलता है दोस्तों बिट्टू सुजा के ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में। यानी कि बिट्टू सुजा ने जो ग्रंथ लिखा था राव जेतसिरो छंद, इस राव जेतसिरो छंद में इस युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। राव जेतसिरो छंद जो कि किसने लिखा था? बिट्टू सुजा ने लिखा था। उसमें इस युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों राव जेतसी के समय जोधपुर रियासत के शासक राव मालदेव के द्वारा बीकानेर पर आक्रमण कर दिया जाता है। उस समय बीकानेर के शासक राव जेतसी के द्वारा अपनी सहायता के लिए शेरशाह सूरी से सहायता मांगी जाती है। राव जेतसी के द्वारा अपने मंत्री नगराज को शेरशाह सूरी के पास भेजा जाता है सहायता के लिए, लेकिन शेरशाह सूरी उस समय सहायता उपलब्ध नहीं करवा पाता है। फलस्वरूप राव मालदेव का आक्रमण हो जाता है और उस युद्ध को कहा जाता है दोस्तों साहिबा या फिर पाहेबा का युद्ध। साहिबा या फिर पाहेबा का युद्ध जो कि कहाँ पर लड़ा गया था? जोधपुर में लड़ा गया था। किस के मध्य लड़ा गया था? राव मालदेव तथा राव जेतसी के मध्य। राव मालदेव जो कि जोधपुर का शासक है और राव जेतसी जो कि बीकानेर का शासक है, दोनों के मध्य ये साहिबा तथा पाहेबा का युद्ध लड़ा गया था 1541 में। इस युद्ध में दोस्तों निर्णायक तौर पर राव मालदेव की विजय होती है तथा राव जेतसी की पराजय होती है। इसी के साथ राव जेतसी को इस युद्ध में वीर गति भी प्राप्त हो जाती है, यानी कि राव जेतसी की इस युद्ध में
मृत्यु हो जाती है, वीर गति को भी प्राप्त हो जाता है। राव जयसी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो राव जयसी के संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। खानवा के युद्ध में इसने अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल को महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा था। कामरान जो कि बाबर का छोटा पुत्र था उसको इसने पराजित किया था। इसका वर्णन बिट्टू सुजा की ग्रंथ राव जयसेरोछंद में मिलता है। तथा नगराज को इसने शेरशाह सूरी के पास भेजा था। नगराज जो इसका मंत्री था उसको शेरशाह सूरी के पास भेजा था। किस लिए भेजा था? मालदेव आक्रमण करने वाला था तो सैनिक सहायता के लिए भेजा था, लेकिन शेरशाह सूरी इसकी समय पर सहायता नहीं कर पाया और फल था दोस्तों साहिबा तथा पाइबा का युद्ध 1541 हुआ, जिसमें राव मालदेव ने न केवल राव जयसी को पराजित किया बल्कि इसकी हत्या भी कर दी। यानी कि राव जयसी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके बाद में दोस्तों हम चर्चा करना चाहेंगे एक और बीकानेर के शासक राव कल्याणमल की। राव कल्याणमल कब से कब तक शासन रहा? 1541 से शासन रहा दोस्तों। 1541 से शासन रहा 1574 तक। राव मालदेव के बारे में सबसे खास बात तो क्या है कि इसने महाराणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में भाग लिया था अपने पिता के कहने पर। तो वो पॉइंट हम यहीं पर डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको वापस रिपीट करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। अब जब इससे अपना राज्य छीन गया, इससे अपना बीकानेर छीन गया, तो ये शेरशाह सूरी की शरण में चला गया और शेरशाह सूरी से इसने बोला कि मुझे किसी भी प्रकार से अपना राज्य प्राप्त करवाने में सहायता कीजिए। तब दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा राव मालदेव पर आक्रमण किया जाता है, जोधपुर रियासत पर आक्रमण किया जाता है और तब प्रसिद्ध युद्ध देखने को मिलता है हमें, जिस युद्ध को कहा जाता है दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध या फिर जैतारण का युद्ध, जो कि पाली में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल या फिर जैतारण पाली के युद्ध में शेरशाह सूरी के द्वारा बमुश्किल से यानी बहुत ही मुश्किल से राव मालदेव को पराजित किया जाता है। तब शेरशाह सूरी ये भी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। बहरहाल उसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसको ज्यादा विस्तार से यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। उस युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी की विजय होती है। तब राव मालदेव को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है, यानी कि वापस इसको बीकानेर मिल जाता है। साथ ही इसके द्वारा भटनेर के किले पर भी अधिकार कर लिया जाता है। यानी कि कुंवर कल्याणमल शेरशाह सूरी की सहायता से, शॉर्ट में लिख दूं, शेरशाह सूरी की सहायता से बीकानेर पर वापस क्या कर लेता है भाई? अधिकार कर लेता है। शेरशाह सूरी की सहायता से वापस बीकानेर पर यह अधिकार कर लेता है। 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। उस नागौर दरबार का उद्देश्य यह था कि राजपूताना के जो भी शासक वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करना चाहे वो नागौर दरबार में आ सकते हैं और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर सकते हैं। हमने चर्चा की थी दोस्तों, जब हमने जोधपुर का राठौड़ राजवंश पढ़ा था कि राव चंद्रसेन भी उस नागौर दरबार में आया था, लेकिन बिना भाग लिए वापस लौट गया था। उस नागौर दरबार में राव मालदेव, उस नागौर दरबार में दोस्तों राव कल्याणमल भी भाग लेता है, जो कि 1570 में आयोजित किया जाता है नागौर दरबार। इस नागौर दरबार में राव कल्याणमल भी भाग लेता है अपने पुत्रों के साथ। इसके एक पुत्र का नाम होता है पृथ्वीराज राठौड़ और दूसरे पुत्र का नाम है दोस्तों राय सिंह। राय सिंह जो बाद में इसके बाद में शासक भी बनेगा, और पृथ्वीराज जो कि विद्वान व्यक्ति था, इसके द्वारा अनेक सारे ग्रंथों की रचना की गई थी, उसकी चर्चा भी हम थोड़ी देर बाद में कर ही लेंगे। यानी कि 1570 को अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन जब किया गया, तब राव मालदेव के द्वारा अपने दोनों पुत्रों के साथ मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली गई। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि राठौड़ों में प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की उसका नाम है दोस्तों राव कल्याणमल। क्या नाम है? राव कल्याणमल। इसके बाद में अगर हम बात करें, दो ही जगह पर मुख्य तौर पर राठौड़ों ने शासन किया है, एक जोधपुर में किया है और बीकानेर में किया है। तो बीकानेर में तो मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की गई थी, वो बाद में की गई थी 1583 में। लेकिन जोधपुर में तो मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार की गई थी, वो 1583 में की गई थी। लेकिन बीकानेर में राव कल्याणमल के द्वारा 1570 में ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। साथ में इस कल्याणमल के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह अकबर से भी करवा दिया जाता है। पुत्री का विवाह अकबर से करवा दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ राजवंश का प्रथम शासक जिसने
मुगलों की अधीनता स्वीकार की, साथ ही उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। उसका नाम राव कल्याणमल है। और सभी राठौड़ों में सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला शासक भी कौन है? राव कल्याणमल है। ये सारी चर्चा हम राव जयसिंह और राव कल्याणमल के रिगार्डिंग कर चुके हैं और यहाँ से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो दोनों के संबंध में जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की जरूर आप ध्यान में रखना। अब दोस्तों इसके बाद में शासक बनते हैं कल्याणमल के बाद में राय सिंह। लेकिन राय सिंह की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हम थोड़ी सी चर्चा पृथ्वीराज राठौड़ की जरूर करना चाहते हैं क्योंकि वो एक राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में फेवरेट माना जाता है, वहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से पृथ्वीराज राठौड़ भले ही इनके बाद में शासक नहीं बनाए, लेकिन हम पृथ्वीराज राठौड़ की चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि वो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ एक विद्वान व्यक्ति था जो कि अकबर के दरबार में चला गया था। जब राव कल्याणमल के द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली गई, तब पृथ्वीराज राठौड़ तथा राय सिंह दोनों ही मुगलों के दरबार में चले गए थे। चर्चा करते हैं दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ये मुगलों के दरबार में चला गया था और अकबर को काफी पसंद भी था ये पृथ्वीराज राठौड़। इस वजह से इसको अकबर के दरबार का एक सम्मानित विद्वान भी माना जाता है। अकबर के द्वारा इसको गागरोन का किलेदार भी बनाया गया था। यानी कि कुछ समय तक पृथ्वीराज राठौड़ गागरोन का किलेदार भी रहा था, वहां का शासक भी रहा था। इसके अलावा हम बात करें तो ये एक मुगलों के दरबार में सम्मानित विद्वान माना जाता है। दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल तथा ब्रज भाषा का अच्छा खासा ज्ञान था। डिंगल और ब्रज भाषा का इनको बहुत गहरा ज्ञान था। इनको ब्रज भाषा का इनको काफी ज्ञान था। इनके द्वारा अनेक सारे ग्रंथों की रचना की गई, जैसे कि वेली किशन रुक्मणी री, वेली किशन रुक्मणी री, वेली किशन रुक्मणी री। इसके अलावा दोस्तों गंगा लहरी, गंगा लहरी। इसके अलावा दोस्तों भागवत राधुआ, भागवत राधुआ, वेली किशन रुक्मणी री, गंगा लहरी, भागवत राधुआ। इसके अलावा दोस्तों कल्ला राय बलोद की कुंडलियां, कल्ला राय बलोद की कुंडलियां, बलोद की कुंडलियां, कुंडलियां। इन सभी ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई। दोस्तों ये जो वेली किशन रुक्मणी री है, ये पृथ्वीराज राठौड़ का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। ये ग्रंथ इतना अधिक प्रसिद्ध माना जाता है कवि दुर्सा आड़ा ने वेली किशन रुक्मणी री इस ग्रंथ की तुलना, इस ग्रंथ को 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा है। यानी कि कवि दुर्सा आड़ा के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ की ग्रंथ वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा गया। 5वां वेद तथा 19वां पुराण की संज्ञा दी गई। इसके अलावा गंगा लहरी, भागवत राधुआ, कल्ला राय बलोत्री की कुंडलियां, ये ग्रंथ भी किसके द्वारा लिखे गए दोस्तों? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखे गए। पृथ्वीराज राठौड़ के कुछ उपनाम भी हैं, जैसे कि जो इटली का विद्वान था, दूसरे पेन से लिख लेते हैं। जो इटली का विद्वान था दोस्तों, उसका नाम है टेसीटोरी, टेसीटोरी। और ये काफी भाषाओं को जानने वाला विद्वान व्यक्ति था, टेसीटोरी। इटली के विद्वान टेसीटोरी के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा गया। क्या कहा गया? डिंगल का हेरोस कहा गया, डिंगल का हेरोस कहा गया। इसके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल के नाम से भी जाना जाता है। पीथल का अर्थ होता है दीपक। पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल यानी कि दीपक के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ, कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ के जो काव्य हैं उनकी तुलना
10,000 घोड़ों के बल से की है। किनसे की है? 10,000 घोड़ों के बल से की है। टोड ने कहा है कि पृथ्वीराज राठौड़ के जो ग्रंथ हैं, जो साहित्य हैं, ये 10 सहस्त्र घोड़ों के बल के बराबर सामर्थ्य रखता है। 10 सहस्त्र घोड़ों के बल के बराबर सामर्थ्य रखता है। कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ के साहित्य, काव्य या ग्रंथों की तुलना 10,000 घोड़ों के बल से की है। इस प्रकार दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय रहा है राव जयसिंह। उसके बाद में हमने राव कल्याणमल की चर्चा की है और अंतिम रूप से हमने पृथ्वीराज राठौड़ की चर्चा की है। हालांकि पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के राठौड़ राजवंश का शासक नहीं बनता है, बावजूद इसके हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्व होने के कारण हमने इनके संबंध में भी अच्छी खासी चर्चा कर ली। एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ दोस्तों महत्वपूर्ण घटनाक्रम को। पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ वेली, किशन, रुक्मणी को कवि दुर्सा आड़ा के द्वारा 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा गया। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके अलावा दोस्तों बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के द्वारा सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की गई 1570 में नागौर दरबार के दौरान, तथा सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध भी स्थापित की गई। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो पर्टिकुलर क्लास है, हालांकि थोड़ा शोर शराबा जरूर आ रहा होगा आपके वीडियो में, बावजूद इसके ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगी अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।